नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी और इसके साथ ही साथ आप सभी अपने अभ्यास काम में भी लग गए होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम मॉडल टेस्ट पेपर भाग 4 के अंतर्गत 90 साधारण से प्रश्नों को विस्तृत रूप से ट्रिक की सहायता से और व्याख्यात्मक रूप से हल करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, मॉडल टेस्ट पेपर भाग 4। अब मॉडल टेस्ट पेपर भाग 4 से पूर्व हम लोगों ने 3 मॉडल टेस्ट पेपर हल कर लिया है और अगर आप देखना चाहें तो चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न है कि वीरगाथा काल के लिए आदिकाल नाम अधिक तर्कसंगत है क्योंकि। तो कहने का आशा है इस प्रश्न का कि जो वीरगाथा काल है, इस वीरगाथा काल के लिए आदिकाल नाम अधिक तर्कसंगत है क्योंकि। विकल्प ए है वीरगाथा काल नाम अप्रामाणिक है। विकल्प बी है आदिकाल नाम अधिक प्राचीन है। विकल्प सी है इसमें वे सभी काव्य प्रवृत्तियां हैं जिनका विकास भक्ति रीत काल में हुआ है। विकल्प डी है यह नाम अधिक सुंदर है। तो देखिए मित्रों, वीरगाथा काल अप्रमाणित है ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मोटी मोटी बात की जाए कि वीरगाथा काल के लिए आदिकाल नाम ही अधिक तर्कसंगत है। क्यों? क्योंकि इसमें वे सभी काव्य प्रवृत्तियां हैं जिनका विकास आगे चलकर भक्ति और रीत काल में हुआ है। तो विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है ना, इसे दिमाग पर रख लीजिएगा कि अगर वीरगाथा काल के लिए आदिकाल क्यों तर्कसंगत है, तो तर्कसंगत इसीलिए है क्योंकि इसमें वे सभी काव्य प्रवृत्तियां हैं जिनका विकास रीत काल और भक्ति काल में हुआ है। तो विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है कि सूफी काव्य को प्रेमाश्रयी शाखा किसने कहा है। विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी राहुल सांकृत्यायन और विकल्प डी है मिश्र बंधु। तो देखिए मित्रों, बात करें अगर प्रेमाश्रयी की तो ये विकल्प सही मामले में आचार्य राम शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है ना। उन्होंने भक्ति काल को 4 भागों में बांटा। पहले तो सगुण निर्गुण कर दिया और सगुण में भी रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी कर दिया और निर्गुण में ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी किया है। तो इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। तो प्रेमाश्रयी शाखा किसने कहा, ये कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, यानी कि विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है कि संत कवियों की भाषा को क्या कहा जाता है। संत कवियों की भाषा, विकल्प ए संध्या भाषा, विकल्प बी खिचड़ी भाषा, विकल्प सी पुरानी हिंदी और विकल्प डी है उलट वासी। देखिए मित्रों, चारों के चारों विकल्प किसी ना किसी से संबंधित हैं। ठीक है ना। संत कवियों की बात करें तो संत कवियों की भाषा को बिल्कुल सा से संत, सा से संध्या भाषा। ठीक है, बिल्कुल विकल्प ए इज राइट आंसर। खिचड़ी भाषा किसकी थी, तो खिचड़ी भाषा कबीर की थी। आपने देखा होगा किसने कहा था खिचड़ी सुंदर होती है, श्याम सुंदर दास ने कहा। पंचमेल कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा। ठीक है ना, तो इसे ध्यान में रख लीजिएगा। सदुक्कड़ी भाषा रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था और कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। ठीक है ना। उलटबांसी कबीर की भाषा की एक शैली है उलटबांसी, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। पुरानी हिंदी की बात करें तो पुरानी हिंदी चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने अपभ्रंश को कहा है, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। कहने का आशा है कि इन प्रश्नों के माध्यम से जहाँ तक हम लोगों की स्मृति पहुँचेगी उन्हें भी हम लोग यहीं पर देखते हुए चलेंगे, क्योंकि अभ्यास कार्य का मतलब ही होता है कि जितने प्रश्नों को आप अभ्यास कर लें उतनी ही आपके लिए कारगर है। ठीक है ना। तो इन 90 प्रश्नों के माध्यम से हम लोग लगभग 190 प्रश्नों को जानेंगे। ठीक है, क्योंकि इन दिनों अगर देखा जाए टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ आदि परीक्षाओं में कहीं से भी और कुछ भी पूछ ले रहा है। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत के 12 मासा वर्णन में किसकी विरह व्यथा का वर्णन किया है। प्रश्न संख्या 4 प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। ठीक है ना। पद्मावत में जो 12 मासा है उस 12 मासा में जो विरह की व्यथा है किसकी है। विकल्प ए पद्मावती, विकल्प बी मधुमालती, विकल्प सी प्रेमावती और विकल्प डी है नागमती। तो बिल्कुल मित्रों, जो पद्मावत है, पद्मावत की प्रमुख अगर बात किया जाए नायिका पात्र जो है पद्मावती है, लेकिन जो वियोग किसका है तो नागमती का वियोग है ना। नागमती का
जो पति हैं रत्नसेन, जो कहाँ पर पद्मावती से मिलने के लिए जाते हैं। तो वियोग की बात देखिएगा, प्रश्न थोड़ा सा है ना, आप कह सकते हैं तथ्यात्मक है, ठीक है ना। तो दिमाग में रखिएगा कि नागमती के वियोग का वर्णन इसमें किया गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। अब यहीं पे पद्मावत के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि कहीं से भी और कुछ भी प्रश्न पूछा जा रहा है। पद्मावत के लेखक वही मलिक मोहम्मद जायसी हैं। कितने बताया सर, इसमें कुल 57 खंड हैं। और इसमें बात किया जाए, जायसी जी को उत्प्रेक्षा बहुत प्रिय है, और उत्प्रेक्षा में भी हेतु उत्प्रेक्षा इन्हें बहुत प्रिय है, ठीक है ना। और पद्मावत का जो पूर्व भाग है वो बिल्कुल कल्पित है, लेकिन जो उत्तर भाग है वो ऐतिहासिक है, इसे भी ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा। और जो नागमती वियोग वर्णन है तो इसे साहित्य की अनुपम निधि भी कहा जाता है। पद्मावत के विषय में एक चीज़ और आप जान लीजिए कि पद्मावत में क्या होता है कि 7 चौपाई के बाद एक दोहा लिखने की परंपरा इसमें चली है। तो 7 चौपाई 1 दोहा, 7 चौपाई 1 दोहा पद्मावत में है। और इसके अलावा एक रचना चित्रावली है, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो कभी कभी प्रश्न बन जाता है निम्नलिखित में से किस रचना में 7 चौपाई के बाद एक दोहा की प्रथा का प्रचलन है? तो बिल्कुल पद्मावत और चित्रावली, इसे आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 5 है कि रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय निर्धारित किया है। विकल्प ए संमत 1300 से 1700 संमत, विकल्प बी संमत 1350 से 1750 संमत, विकल्प सी संमत 1300 से 1750, और विकल्प डी है संमत 1350 से 1700 तक। देखिए मित्रों, अगर बात करें मोटा मोटा तो इसमें कोई भी विकल्प आपको सही नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार अगर विकल्प डी की बात करें तो 1375 से लेकर के जो 1700 संमत को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल कहा है। तो आप यहाँ पर एक बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो काल विभाजन है उसे देख लीजिए। 1050 से 1375 आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल कहा, 1375 से लेकर के 1700 तक के समय को भक्ति काल कहा। तो 1375 से 1700 विक्रम संमत, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और 1700 से 1900 रीतकाल, और 1900 से लेकर के 1984 तक का जो समय था वो आता है आधुनिक काल के अंतर्गत। तो दिमाग में रख लीजिए। प्रश्न संख्या 6 की बात करें तो प्रश्न संख्या 6 है मगहर स्थान का संबंध किससे है। मगहर की बात करें तो मगहर एक स्थान है, और लोगों में धारणा थी कि मगहर में जो मरता है उसको नरक मिलता है, ठीक है ना। तो विकल्प ए तुलसी, विकल्प बी कबीरदास, विकल्प सी नानक, और विकल्प डी है रायदास। बात करें कबीरदास जी का जन्म हुआ था काशी में, लेकिन लोगों की इस धारणा को कि मगहर में मरने से नरक मिलता है, इस कारण से अपने अंतिम दिनों में, यानी कि जब इनके मरने का समय आया तो कबीरदास जी मगहर चले गए थे। इन्हीं की कबीरदास जी की जो मृत्यु हुई थी वो मगहर में हुई थी। तो प्रश्न संख्या 6 का सही विकल्प होगा बी इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो कबीरदास जी की जो देहांत है, जो मृत्यु है, वो मगहर में होती है, जन्म काशी में होता है। रायदास की बात करें तो रायदास जी का भी जन्म काशी में होता है। तुलसीदास जी का जन्म के विषय में 2 मत प्रचलित है। एक मत के अनुसार जो इनका जन्म बादा के राजापुर में हुआ है, दूसरे मत के अनुसार एटा के पास जो सोरो नामक स्थान है वहाँ पर इनका हुआ है। सोरो जिसे सोकर खेत या मान्य खेत के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर इनका जन्म मानते हैं। तीसरी विचारधारा के लोग भी हैं जो कि इनका जन्म गोंडा के राजापुर नामक स्थान में मानते हैं, ठीक है ना। नानक जी की बात करें तो इनका जन्म नानकाना में हुआ था, और यही नानक जी हैं जिनके 2 पुत्र थे, है ना, लक्ष्मीचंद और श्रीचंद। और आपने देखा होगा कि उदासी संप्रदाय की स्थापना भी, ठीक है ना, श्रीचंद ने किया था। इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है कि पुष्ट मार्ग के प्रवर्तक कौन हैं। पुष्ट मार्ग के प्रवर्तक विकल्प ए रामानुज, विकल्प बी स्वामी हरदास, विकल्प सी वल्लभाचार्य, और विकल्प डी है निम्बार्काचार्य। तो पुष्ट मार्ग की बात करें तो पुष्ट, देखिए कोई व्यक्ति पुष्ट कब होगा, हिष्ट पुष्ट कब होगा, जिसमें बल होगा। बल है तभी तो पुष्ट है वो, है ना। पुष्ट 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 है भैया, बल है, बल भर वल्लभाचार्य ने। यानी कि जो पुष्ट मार्ग का प्रवर्तक अगर देखा जाए तो वल्लभाचार्य है, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो इन सबके संप्रदाय को देख लीजिए। संप्रदाय की बात करें तो रामानुज का श्री संप्रदाय है, स्वामी हरदास की बात करें तो सखी संप्रदाय है, निम्बार्काचार्य की बात करें तो सनकादि संप्रदाय इनका है, और वल्लभाचार्य की बात करें तो वल्लभाचार्य का आप जान ही रहे हैं कि इनका जो संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रख लीजिएगा।
ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 8 है कि रामचरितमानस में सुंदर कांड के पहले और बाद में क्रमशः कौन सा कांड आता है, यानी कि सुंदर के पहले और सुंदर के बाद कौन से कांड आते हैं। तो और बात करें रामचरितमानस के साथ तो कांड आपको अंगुलियों पर याद होना चाहिए, है ना। बाल अयोध्या, अरण्य किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तरकांड। तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि बाल, है ना, बाल अयोध्या में बीता। राम जी का बाल माने बचपन का समय अयोध्या में बीता, बाल अयोध्या। अरण्य किष्किंधा, और जब अरण्य में गए तो किष्किंधा में उनका समय बीता, ठीक है ना। और इसके बाद दिमाग में रख लीजिएगा कि सुंदर, लंका, उत्तरकांड। सुंदर है कौन, लंका का उत्तरकांड, सुंदर, लंका, उत्तरकांड, सुंदर, लंका, उत्तरकांड, सुंदर है लंका का उत्तरकांड, दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो मोटा मोटा क्लू ही दिमाग में रख लीजिएगा कि रामचरितमानस में राम जी का क्या हुआ कि बाल माने बचपन का समय अयोध्या में बीतता है, अरण्य किष्किंधा में बीतता है, और सुंदर है लंका, ठीक है ना, उत्तर में है लंका। सुंदर लंका उत्तर में है, सुंदर लंका उत्तर में है। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पर, जब अगर विकल्प पे जाएंगे तो विकल्प आपका सही मिलेगा कि किष्किंधा और लंका, ठीक है ना। किष्किंधा पहले है सुंदर के और बाद में लंका कांड, ठीक है, इसे दिमाग में रखिएगा। तो विकल्प ए इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 9, अब लो नसानी अब ना नसई हो, है ना। शीर्षक पद जो है तुलसीदास की किस रचना से लिया गया है। तो कभी कभी तो यही पूछ लिया जाता है किसकी पंक्ति है कि अब लो, है ना, नसानी अब ना नसई है। अब तक तो मैंने अपना क्या किया, है ना, जो कुछ नष्ट करना था नष्ट कर लिया, लेकिन अब नष्ट नहीं करूँगा, ठीक है ना, अब मैं नशे में नहीं हूँ। तो विकल्प ए रामचरितमानस, विकल्प बी विनय पत्रिका, विकल्प सी कवितावली, और विकल्प डी है दोहावली। तो बात करें अब लो नसानी अब ना नसई है, ये तुलसीदास जी की रचना है, विनय पत्रिका से लिया गया है। और विनय पत्रिका की बात करें तो इसमें बिल्कुल गीत का है, और 279 इसमें आप देखेंगे ब्रजभाषा के पद इसमें रचित हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। तुलसीदास जी की बात यहीं पे कर लीजिए थोड़ा सा कि इनका जन्म 1532 में हुआ, मृत्यु 1623 में हुई। पिता का नाम आत्माराम, माता का नाम हुलसी था। इनके दीक्षा गुरु नरहानंद थे, और शिक्षा गुरु इन्होंने देखा जाए तो श्री सनातन को माना था, ठीक है ना, ये भी ध्यान में रखिएगा। रामचरितमानस की बात करते हैं तो रामचरितमानस इन्होंने सबसे पहले रसखान को सुनाया था। इनकी जो रचनाएं हैं उसमें हम लोग देखते हैं तो ब्रज भाषा और अवधी भाषा वाली। तो रामबर रामलाल रचु, और रामचरितमानस पर से बरवे, रामबर, और जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये 5 रचना अवधी भाषा में है, बाकी शेष रचनाएं इनकी ब्रज भाषा में हैं। तो इसे भी यही दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। और इनकी जी बात किया जाए तो जाति कवि रामविलास शर्मा ने, है ना, तुलसीदास जी को जाति कवि कहा था। मानस का हंस अमृतलाल ने कह दिया था, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। तो मोटी मोटी बात, कलिकाल का वाल्मीकि इनको कहा जाता है, नाभादास ने कहा है। बादा में भी हमने चर्चा ही किया था, बादा के राजापुर में इनका जन्म हुआ था, और कुछ लोग मानते हैं एटा के सोकर खेत में इनका जन्म हुआ, कुछ लोग गोंडा के पास जो राजापुर है वहाँ पर भी इनका जन्म हुआ मानते हैं। तो ऐसी अलग अलग धारणाएँ हैं, उसे भी आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 10 को देखें कि निम्नलिखित में रीति काल की सबसे लोकप्रिय रचना है ना। सबसे लोकप्रिय रचना किस समय की, बोले रीत काल की, कौन है। विकल्प ए रामचंद्रिका, विकल्प बी श्रृंगार शतक, विकल्प सी बिहारी सतसई, और विकल्प डी है घनानंद शतक। तो देखिए मित्रों, पूछ रहे हैं रीत काल की सबसे लोकप्रिय रचना की बात की जाए तो इन विकल्पों में से विकल्प सी इज राइट आंसर, कि बिहारी सतसई जो है सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। यहाँ तक कि गियर्सन भी कह दिए हैं कि यूरोप में इसके जैसा कोई साहित्य नहीं है, ठीक है ना, केवल बिहारी सतसई के ही। इसमें कितने, कुल 719 दोहे हैं। हालांकि जगन्नाथ रत्नाकर जी ने 713 दोहा ही स्वीकार किया है, यानी कि उन्होंने 713 माना है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। और बात करें बिहारी सतसई पर सबसे ज़्यादा टीकाएँ लिखी गई हैं, लगभग 50 टीकाएँ लिखी गई हैं, ठीक है ना। और बिहारी जी के जो पुत्र माने जाते हैं कृष्ण बिहारी ने इस पर भी टीका की है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 11 है कि रसनिधि कवि का मूल नाम था।
विकल्प ए पृथ्वी सिंह, विकल्प बी नूर आलम, विकल्प सी बेनी माधव और विकल्प डी है लक्ष्मण चंद। तो देखिए बात करें रसनिध कवि का जो मूल नाम था वो था पृथ्वी सिंह। तो विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किसके संदर्भ में है? विकल्प ए राम का लोकनायकत्व में, तुलसी का समन्वयशीलता, कबीर का की सुधार भावना और भारतेंद्र युग की जन जागरण चेतना। तो कह रहे हैं कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का है ना, समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह किसके उक्त में कहा है? तो 12 प्रश्न संख्या 12 का देखा जाए तो विकल्प बी इज राइट आंसर, यानी कि तुलसी की समन्वयशीलता के ऊपर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये उक्ति या कथन कहे हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 13 है कि तुलसी की पत्नी के धिक्कार ने ही तुलसी को भक्ति का मार्ग दिखाया। पत्नी का क्या नाम था? विकल्प में देखिए कह रहे हैं कि तुलसीदास जी की पत्नी ने ही धिक्कार किया, जिसके परिणाम स्वरूप है ना भक्ति का मार्ग दिखाया था। तो उनकी पत्नी का नाम क्या था? लोई, विकल्प ए लोई, विकल्प बी मालती, विकल्प सी रत्नावली और विकल्प डी है कामनी। तो देखिए प्रश्न रिपीटेड है, एक बार इसकी चर्चा हो भी चुकी है। ठीक है ना। तो विकल्प ए लोई की बात करें तो लोई तो कबीर की पत्नी है। ठीक है ना। मालती और कामनी के बारे में हम लोग विशेष जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन बात करें रत्नावली तो रत्नावली इज राइट आंसर। ठीक है ना। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम था रत्नावली। ठीक है ना। जिससे इन्हें आगाध प्रेम था और अपनी पत्नी के प्रेम में आतुर होकर के आध रात को जब ये पहुंचते हैं ससुराल में तो इनकी पत्नी को प्रिय नहीं लगता है, बल्कि वो नाराज हो जाती हैं और कहती हैं कि अस्ति चरम में देह में ताम ऐसे प्रीत तैसी जो श्री राम में होत न तो बहुभूत। ठीक है ना। इन्हीं की हड्डी और मांस से बने मेरे शरीर से तुम्हें इतनी प्रेम है, और अगर तुम श्री राम में अगर प्रेम करते तो तुम्हारा इस संसार से मुक्ति हो जाता। ठीक है ना। और उसी बात को समझ लीजिए कि गुरु का वाक्य मान करके आते हैं और इसके बाद सदा और सदा के लिए गिरी को त्याग करके काशी में चले जाते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 14 है कि कृष्ण किस वंश से संबंधित हैं? ये तो बिल्कुल आप समझिए एक तरह से कह सकते हैं फालतू का प्रश्न है। ठीक है ना। विकल्प ए सूर्यवंश, विकल्प बी चंद्रवंश, विकल्प डी रघुवंश और विकल्प सी रघुवंश और विकल्प डी है यदुवंश। ठीक है ना। तो सब जान रहे हैं कि यदुवंश में थे। ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 15 है कि भ्रमर गीत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? भ्रमर गीत, ध्यान में रखिएगा कि भ्रमर गीत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। विकल्प है इसमें प्रेम पर ज्ञान की विजय हुई है, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है ना। कह रहे कौन सा एक असत्य है, इसमें प्रेम पर ज्ञान की विजय हुई है। तो पहले दिमाग में यार रख लीजिएगा कि प्रेम पर ज्ञान की विजय नहीं होती है, बल्कि ज्ञान पर प्रेम की विजय होती है। तो यही पहला विकल्प गलत हो गया, तो आगे आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आगे के विकल्प को आप देख लीजिएगा। विकल्प बी है, यह एक उपालंब से पूर्ण है। उपालंब माने इसमें उलाहना दिया गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। सगुण निर्गुण की तर्कपूर्ण चर्चा की गई, बिल्कुल सही है। गोपियों के एकनिष्ठ प्रेम की व्यंजना है, बिल्कुल सही है। तो ये बी सी डी तीनों सही है, लेकिन विकल्प ये जो बता रहे हैं कि प्रेम पर ज्ञान की विजय, ये गलत है, बल्कि उल्टा होना चाहिए था, ज्ञान पर प्रेम की विजय होती है। ठीक है ना। ज्ञान लेकर के आए थे उधर और ठगे से चले जाते हैं वापस गोपिकाओं के प्रेम के आगे। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 16 है कि सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? विकल्प ए निम्बारकाचार्य, विकल्प बी हरिदास, विकल्प सी विष्णु स्वामी और विकल्प डी है वल्लभाचार्य। तो देखिए सखी संप्रदाय की बात करें तो बिल्कुल हरिदास, अभी हमने देखा हरिदास जी ने सखी संप्रदाय की स्थापना की। निम्बारकाचार्य ने सनकादि संप्रदाय, विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय और वल्लभाचार्य ने भी रुद्र संप्रदाय। तो रुद्र, विष्णु और वल्लभ है ना। तो ध्यान में रखिए कि विष्णु स्वामी के शिष्य थे ना वल्लभाचार्य, तो ये दोनों लोग रुद्र में हैं। ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा। यानी कि सखी संप्रदाय के संस्थापक हरिदास हैं। तो विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 17 है कि आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने रीत काल को क्या कहा है? विकल्प ए अलंकृत काल, विकल्प बी रीत श्रृंगार काल, विकल्प सी है श्रृंगार काल और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखें जब रीत काल, इसके पहले हम लोग प्रश्न हल कर रहे थे, उसमें हम लोग चर्चा किए थे कि रीत काव्य की बात करें तो काव्य गिरसन, रीत काल को रीत काव्य गिरसन, रीत काल रामचंद्र शुक्ल ने, श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने और रसाल काल, रीत काल को रसाल काल कहा था, कलाकाल काल कहा था रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो ध्यान में रख लीजिएगा।
मिश्र ने कहा अलंकृत काल। श्रृंगार काल बिल्कुल एकदम सही विकल्प है। आचार्य विश्वनाथ मिश्र जी ने रीत काल को श्रृंगार काल कहा है। विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। और ये देखिए जो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं तो इसको आप दिमाग में रख लीजिएगा और उसके जो चारों ओर थोड़ा सा आप टहल लीजिएगा क्योंकि वहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में कौन रीति सिद्ध कवि नहीं है? तो देखिए यहाँ पे रीत सिद्ध की बात नहीं आनी चाहिए थी, रीतबद्ध कवि नहीं है। ठीक है ना। विकल्प ए केशव, विकल्प बी भिखारी, विकल्प सी पद्माकर और विकल्प डी है बिहारी। तो देखिए रीतबद्ध की बात करते हैं तो बिहारी रीतबद्ध नहीं है बल्कि रीत सिद्ध कवि है। रीत मुक्त कवियों की ट्रिक हमने बताई थी कि 8 शेर धन दे करके बोधादिदेव से मुक्त हो गया, है ना। वो रीत मुक्ति वाले थे और सिद्ध में रसलीन और बिहारी आते हैं। बाकी शेष जितने बच गए वो सब रीतबद्ध, ठीक है ना, के अंतर्गत आते हैं। उसे दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 19 है, रीत काल में कौन सी परिस्थितियां नहीं थी? विकल्प ए दरबारियों में विलासिता का वातावरण, विकल्प बी भक्ति भावना का प्रचार प्रसार, विकल्प सी बाल विवाह और पर्दा प्रथा और विकल्प डी है विविध कलाओं की उन्नति। ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा, कह रहे हैं कि रीत काल में कौन सी परिस्थिति नहीं थी। ठीक है ना। तो आपने देखा कि रीत काल में दरबार में विलासिता का वातावरण था, रीत काल में बाल विवाह पर्दा प्रथा थी, विविध कलाओं की उन्नति हुई थी, लेकिन भक्ति भावना का प्रचार प्रसार नहीं था। तो 19 का विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, इसे दिमाग में रखिएगा। प्रश्न संख्या 20 है, लोग हैं लाग कवित बनावत मोहित मोरे कवित बनावत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लोग हैं लाग कवित बनावत मोहित मोरे कवित बनावत। लोग कविता बना रहे हैं और मुझे तो मेरी कविता खुद बना रही है। कौन कह सकता है? जो घना आनंद वाला होगा, जिसमें घना आनंद है, जो आनंद वाला व्यक्ति होगा वही ये लाइन कह सकता है। इसे दिमाग में बैठाना है आपको। ठीक है ना। तो विकल्प ए बिहारी, विकल्प बी केशवदास, विकल्प सी घनानंद, विकल्प सी पद्माकर। तो जैसा कि आप जान गए हैं कि विकल्प सी इज राइट आंसर, घनानंद। लोग कविता बनाएंगे और हम तो घनानंद, हम घन आनंद लेंगे, हम घन आनंद लेंगे। यानी कि घनानंद जी की पंक्ति है, ये परीक्षा में आ सकता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 11 है, गिरधर कविराय किस लिए लोकप्रिय है? कवि गिरधर राय को आप लोग जान रहे हैं। विकल्प ए चमत्कारपूर्ण भाषा, विकल्प बी नीतिपरक काव्य रचना, विकल्प सी दानी व्यक्तित्व और विकल्प डी है ओजपूर्ण काव्य रचना। तो गिरधर जी को आप जान रहे हैं कि कवि गिरधर राय नीतिपरक काव्य की रचना करने के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 22 है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? ठीक है ना। विकल्प ए 1850, विकल्प बी 1857, विकल्प सी 1855 और विकल्प डी है 1860। तो ये हलवा सा प्रश्न है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 में हुआ था, मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई थी। तो विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 23 है, मानस भवन में आर्यजन जिनकी उतारे आरती भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि मानस भवन में आर्यजन जिनकी उतारे आरती भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी आरती। यह पंक्ति किसकी है ना, दिमाग में रखिएगा। तो विकल्प ए भारतेंद्र हरिश्चंद्र, विकल्प बी मैथिली शरण गुप्त, विकल्प सी सियाराम शरण गुप्त और विकल्प डी है दिनकर। तो देखिए ये मानस की बात कौन कर रहा है? मानस भवन में जिनकी उतारे आरती। तो कौन उतारेगा? मैं उतारूंगा। किसकी? मैथिली शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की। दिमाग में रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त की आरती और भारती की बात कौन कर रहे हैं? मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं। यानी कि विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 14 है कि हरियोध की किस रचना पर मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला है? 24 प्रश्न है कि हरियोध की किस रचना पर मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला है? विकल्प ए प्रिय प्रवास, विकल्प बी वैदेही वनवास, विकल्प सी रसकलश और विकल्प डी है पद प्रसून। तो देखिए हरियोध जी की जो रचना है यानी कि प्रिय प्रवास, इसी प्रिय प्रवास पर इनको मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला है। ठीक है। प्रश्न संख्या 25 है, दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यह पंक्ति किसकी है? विकल्प ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंद पंत, सी निराला, डी महादेवी वर्मा। तो देखिए ये पंक्ति है, दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, निराला जी की पंक्ति है। ठीक है ना। निराला जी की सूरज स्मृति आप जान रहे हैं, प्रथम उत्कृष्ट शोक गीत माना जाता है। इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में महाप्राण किसे कहा जाता है? महाप्राण बिल्कुल हलवा सा प्रश्न है।
विकल्प ए प्रसाद को, विकल्प बी निराला को, विकल्प डी मुक्त बोध को और विकल्प डी है दिनकर को। देखिए निराला की बात करते हैं तो निराला कहा जाता है, महाप्राण किसे कहा जाता है? निराला को। निराला जी की बात करें, निराला जी का पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला इनको उपाधि मिली है और महाप्राण से संबोधित किए जाते हैं। प्रसाद जी का मूल नाम है जयशंकर प्रसाद, प्रसाद इनको उपाधि मिली है। मुक्तिबोध की बात करें तो इनका मूल नाम है गजानन माधव, मुक्तिबोध उपाधि है। और दिनकर की बात करें तो इनका नाम है रामधारी सिंह, दिनकर इनको उपाधि मिली है। तो इसको भी लगे हाथ आप यही पर दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 27 है कि उर्वशी किसकी रचना है? विकल्प ए प्रसाद की, विकल्प बी निराला की, विकल्प डी नरेश मेहता की और विकल्प डी है दिनकर की। तो आपने देखा कि ए प्रसाद, बी निराला, सी नरेश और डी दिनकर की। तो बात करें उर्वशी की, तो उर्वशी को आप लोग जान रहे हैं कि निराला जी का एक महाकाव्य है। लेकिन लगे हाथ ये भी जानिए कि उर्वशी एक प्रसाद जी का भी छोटा सा कविता है, रचना है, जिसे इन्होंने 1909 में लिखा है, ठीक है ना। तो उर्वशी से प्रसाद जी की भी एक कविता है, उर्वशी है ना, वन में प्रेम से मिलने गई थी, उर्वशी कहते 999, यानी कि 1909 में। बिल्कुल ठीक से मैंने बताया है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। और दिनकर जी का तो आप जान ही रहे हैं कि इनका जो महाकाव्य है उर्वशी नाम से, शीर्षक से लिखा गया है, 1961 में लिखा गया है, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 28 है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन किस पत्रिका के संपादक थे? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, है ना, बद्रीनारायण चौधरी को प्रेमघन नाम से जाना जाता है, किस पत्रिका के संपादक थे? विकल्प ए आनंद कादंबनी, विकल्प बी कादंबरी, विकल्प सी कादंबनी और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए बहुत मिलता जुलता नाम आपको है, लेकिन आपको कहीं भटकना नहीं है ना। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी की जो पत्रिका है वह आनंद कादंबनी, विकल्प ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 29 है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? विकल्प ए प्रेमचंद की, विकल्प बी आगे की, विकल्प सी निराला और विकल्प डी है हरिवंश राय बच्चन की। तो मित्रों बात करें अगर क्या भूलूं क्या याद करूं, ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की जीवनी है, सॉरी आत्मकथा है, ठीक है ना। किसकी आत्मकथा है? तो बच्चन जी की आत्मकथा है, बच्चन, यानी कि विकल्प डी इज राइट आंसर। और हरिवंश राय बच्चन जी की बात अगर हम लोग करते हैं तो हरिवंश राय बच्चन जी की जो आत्मकथा है इसके कुल 4 भाग हैं। पहला भाग जिसे आप देख रहे हैं क्या भूलूं क्या याद करूं, है ना, क्या भूलूं क्या याद करूं, देखिए 69 चीज़ें दिमाग में है, उल्टी सीधी 69 चीज़ें हैं। और क्या भूलूं क्या याद करूं, आप ही लोग कहते हैं सर ये नहीं याद होता, वो नहीं याद होता है, कहानी पढ़ते हैं तो उपन्यास गायब, उपन्यास पढ़ते हैं तो नाटक गायब, ठीक है ना। तो उल्टी सीधी 69 चीज़ें हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं पहला इनका है। दूसरी जो इनकी आत्मकथा का दूसरा भाग है उसको कहते हैं नीड का निर्माण फिर फिर। अब देखिए नीड का निर्माण फिर फिर करते हैं कब? 70 में, 69, 70 नीड का निर्माण फिर 70। बसेरे से दूर 78 में। अब बसेरे से दूर देखिए भाई, कोई भी व्यक्ति अपने बसेरे से दूर जाता है ना तो 7-8 घंटे की ड्यूटी के लिए, 7-8 यानी कि 78, 7-8 यानी कि 78। और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक, है ना, 10 द्वार से सोपान तक 85 दिमाग में रख लीजिएगा। तो कहने का आशा है कि जो हरिवंश राय बच्चन जी की जीवनी है इसके 4 भाग हैं। नेट आज की परीक्षा में यही जो कथा दे दी जाती है और कहता है इसके जो चारों भाग हैं उसको क्रम से मिलाइए। तो सबसे पहले तो आप उल्टा सीधा 69 क्या भूलूं क्या याद करूं, उसके बाद निर्माण करते हैं नीट का निर्माण 70 में, फिर बसेरे से दूर जाएंगे 7-8 घंटे के लिए, और इसके बाद 10 द्वार से सोपान तक, अंत में सोपान तक व्यक्ति पहुंच जाता है अंत में, यानी कि अंतिम भाग है ना, 1985 में लिखा गया। चलिए प्रश्न संख्या 30 है, ऐतिहासिक उपन्यासकार निम्नलिखित में से कौन है? विकल्प ए यशपाल, विकल्प डी बिंद्रावन, विकल्प बी बिंद्रावन लाल वर्मा, विकल्प सी जयशंकर प्रसाद और विकल्प डी है जैनेन्द्र। तो देखिए इसके पहले हम लोग चर्चा किए थे कि ऐतिहासिक उपन्यासकार, ठीक है ना, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, कौन है? बिंद्रावन लाल वर्मा, ठीक है, इन्हें दिमाग में रख लीजिएगा। तो ऐतिहासिक उपन्यासकार बिंद्रावन लाल वर्मा है। और जयशंकर प्रसाद जी की बात करें तो ऐतिहासिक नाटककार है, ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में कौन सा काव्य का गुण नहीं है? काव्य गुण नहीं है, इनमें से एक काव्य गुण नहीं है। विकल्प ए माधुर्य, विकल्प बी ओज, विकल्प सी औचित्य और विकल्प डी है प्रसाद। तो देखिए विकल्प सी जो औचित्य होता है, ये औचित्य कोई काव्य गुण नहीं है। माधुर्य गुण श्रृंगार रस में, ओज गुण वीरस में और प्रसाद गुण सब में होता है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 32 है, बिंब किसे कहते हैं? विकल्प ए किसी अमूर्त भाव के चित्र को,
अलंकार सौंदर्य को, विकल्प सी रस के मूर्तिकरण को, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका होगा संख्या 32 का विकल्प ए, किसी अमूर्त भाव के चित्र को बिंब कहते हैं। तो विकल्प ए इज राइट आंसर, इसे भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 33 है कि प्रबंध काव्य को एक विस्तृत वन स्थली और मुक्तक काव्य को एक चुना हुआ गुलदस्ता किसने कहा है? विकल्प ए नागेंद्र ने, बी रामचंद्र शुक्ल ने, सी गुलाब राय ने, और डी भागीरथ मिश्र ने। तो देखिए कहते हैं प्रबंध अगर एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, ऐसा कौन कह सकते हैं? बिल्कुल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, अब आगे है प्रश्न संख्या 34, किस छंद में पहले तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं? विकल्प ए छप्पय, विकल्प बी रोला, विकल्प सी सोरठा, और विकल्प डी है दोहा। तो देखें मित्रों, जब भी हम लोग दोहा पढ़े हैं तो दोहा के साथ हम लोग ट्रिक लगाए हैं 13 दोहा सुंदर है, 13 दोहा अच्छा है ना। तो 13 फार दोहा में 13 और फिर 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। सोरठा दोहा का उल्टा होता है, तो इसमें 11 फिर 13। ठीक है ना। छप्पय की बात करते हैं तो छप्पय में बात अगर देखी जाए तो 26 से 28। ठीक है ना। और मालनी में यहाँ पर देखिए रोला की बात करें तो रोला में भी आप देख सकते हैं कि 24 मात्राएं होती हैं, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 34 का जो विकल्प डी होगा, डी इज राइट आंसर, कि 13 और 11 मात्राएं दोहा में होती हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 35 है, कहते थे कहते ना तुम घर घर फिरो, बाधा हरो, निज बाहुबल बन नाव खेकर, दुख का सागर तरो। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? विकल्प ए गीत का, विकल्प बी मालनी, विकल्प सी हर गीत का, और विकल्प डी है बसंत तिल का। तो देखें मित्रों, सही बात करें तो इसमें हरि गीत का है, और हरि गीत का में बात अगर किया जाए तो कुल कितनी 28 मात्राएं होती हैं। गीत का में 26 मात्राएं होती हैं। मालनी की बात करें तो मालनी में 15, और बसंत तिलका की बात करें तो 14। ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 36 है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोग रस निष्पत्ति सूत्र कथन किस आचार्य का है? विकल्प ए भरत मुनि, विकल्प बी अभिनव गुप्त, विकल्प सी विश्वनाथ, और विकल्प डी है राजशेखर। तो सही होगा विकल्प ए भरत मुनि इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 36 का विकल्प ए सही होगा। प्रश्न संख्या 37 है कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधिनाना। पंक्ति में अलंकार कौन सा है? विकल्प ए भ्रांतिमान, विकल्प डी विरोधाभास, विकल्प सी प्रतीप, और विकल्प डी है विभावना। तो देखिए मित्रों, बात करें बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधिनाना, इसकी चर्चा इसके पहले वाले मॉडल पेपर में भी हम लोगों ने किया था, है ना। विभावना, बिना हेतु कार्य उत्पत्ति, बिना हेतु के बिना कारण के अगर कोई कार्य हो जाए तो वहाँ पे विभावना होता है। तो बिना पैर के चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है, ठीक है ना, इसलिए इसमें विभावना अलंकार है। विरोधाभास में उल्टा होता है, जो डूबे श्याम रंग त्यों उज्जवल हो, विरोधाभास। प्रतीप में बिल्कुल उल्टा होता है, उपमेय को उपमान, उपमान को उपमेय माना जाता है। और भ्रांति माने होता है, भ्रांति मान की बात करें तो भ्रांत से एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए, उसके अनुरूप कार्य भी कर दिया जाए, तो वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 38 है कि प्रतीप अलंकार कहाँ होता है? विकल्प ए जहाँ उपमेय का उपमान द्वारा तिरस्कार हो, विकल्प बी जहाँ उपमान का उपमेय के रूप में वर्णन हो, विकल्प सी जहाँ उपमेय का निषेध कर उपमान का आरोप हो, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 38 की बात अगर देखी जाए तो आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा कि जहाँ पर आपने देखा, जहाँ पर उपमान का उपमेय के रूप में वर्णन हो, जहाँ पर उपमान का उपमेय के रूप में वर्णन होता है वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप का मतलब होता है उल्टा, उपमेय उपमान हो जाएगा, उपमान उपमेय हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 39 है, रस और उसके अस्थायी भाव के संबंध में कौन विषम संयोजन है ना? श्रृंगार रति, करुण शोक, विकल्प बी करुण शोक, विकल्प सी रौद्र रस वीर, और विकल्प डी है शांत रस निर्वेद।
तो देखिए विकल्प सी की बात करें तो बिल्कुल ये रौद्र का अस्थाई भाव अगर देखा जाए तो क्रोध होता है, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 39 का विकल्प सी इज राइट आंसर, ठीक है ना। यानी कि रौद्रस वीर, रौद्रस का अस्थाई भाव वीर जो कि विषम संयोजन है, ठीक है। प्रश्न संख्या 40 है कि मनुष्यों के बीच ध्वनि संकेतों के व्यवहार को कहते हैं, कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और सही शब्द का चयन कीजिए। विकल्प ए बोलचाल, विकल्प बी शैली, विकल्प सी बोली और विकल्प डी है भाषा। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि मनुष्य के बीच जो ध्वनि संकेत का व्यवहार होता है उसके माध्यम से जो कुछ भी हम लोग जानते हैं उसे भाषा कहते हैं। और यह किसकी परिभाषा है? तो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी की परिभाषा है कि ध्वनि चिन्हों द्वारा कौन सीखता है? बाबू सीखता है। इसको हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। आगे है खड़ी बोली का मूल केंद्र कहाँ है? विकल्प ए सहारनपुर, विकल्प बी दिल्ली, विकल्प सी मेरठ और विकल्प डी है अम्बाला। तो खड़ी बोली की जो मूल केंद्र की बात करें तो खड़ी बोली का मूल केंद्र मेरठ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा कि इसके पूर्व में जो परीक्षाएं होती थी पहले बहुतायत प्रश्न पूछा जाता था, ठीक है। प्रश्न संख्या 42 है भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? विकल्प ए भाषा जन्म से ही मनुष्य को प्राप्त होती है, विकल्प बी भाषा का जन्म समाज से होता है, विकल्प सी भाषा मनुष्य की ऐच्छिक वस्तु है और विकल्प डी है भाषा जो है शब्द समूह को भाषा शब्द कहते हैं, यानी कि सार्थक शब्द समूह को भाषा कहते हैं। कह रहे इसमें से कौन सा एक असत्य है? तो देखिए जो यहाँ पे विकल्प ये है, कह रहे हैं कि भाषा जन्म से मनुष्य को प्राप्त होती है, ये असत्य है, बाकी ये तीनों सही है ना। भाषा एक अर्जित होता है, अर्जित वस्तु है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है और भाषा जो है जटिल से सरल की तरफ चलती है, संयोग से वियोग की तरफ। और भाषा एक परंपरागत वस्तु है और भाषा जितनी भी भाषाएं हैं सब भाषाओं की जो संरचना होती है वो पृथक पृथक होती है, इसे भी ध्यान में रख लीजिए। प्रश्न संख्या 43 है एक चित्र आप देख पा रहे हैं, ये किसका चित्र है? तो उपयुक्त नई कविता के प्रवर्तक किस कवि हैं? ध्यान में रख लीजिएगा। तो आप जान सकते हैं कि विकल्प बी यानी कि ये चित्र अगर देखा जाए तो अगेय जी का है, ठीक है। प्रश्न संख्या 44 है कि मानक अथवा परिनिष्ठित भाषा निम्नलिखित में से कहाँ प्रयुक्त नहीं होती है? कह रहे हैं कि मानक अथवा परिनिष्ठित भाषा निम्नलिखित में से कहाँ प्रयुक्त नहीं होती है? विकल्प ए शासन प्रशासन में, विकल्प बी पत्रिकाओं में, विकल्प सी घर परिवार में और विकल्प डी है उच्च शिक्षा में। तो मानक और परिनिष्ठित भाषा की अगर बात की जाए तो घर परिवार में इसको बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। प्रश्न संख्या 45 है कि राष्ट्रभाषा का अर्थ है। नंबर 1 जो राष्ट्र भर में बोली समझी जाती हो, विकल्प बी जिसे संविधान में राष्ट्रभाषा कहा गया हो, विकल्प सी जो अनेक लिपियों में लिखी जाती हो और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बात करते हैं राष्ट्रभाषा की, तो किसी भी देश में बहुसंख्यक लोगों द्वारा जो बोली जाती भाषा है उसी भाषा को राष्ट्र कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं। यानी कि विकल्प ए जो राष्ट्र भर में बोली समझी जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 46 है निम्नलिखित में कौन विषम संयोजन है? विकल्प ए ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, विकल्प बी अवधी पूर्वी हिंदी, विकल्प सी खड़ी बोली राजस्थानी हिंदी और विकल्प डी है कुमायूनी पहाड़ी हिंदी। तो बात करें देखिए सारे के सारे सुमेलित हैं, लेकिन खड़ी बोली जो राजस्थानी हिंदी दिया है ये गलत है, ठीक है ना। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है, इसे ध्यान में रखिएगा। और राजस्थानी के अंतर्गत मामा जमे है ना राजस्थान में, मालवी है ना, मेवाती है ना, मारवाड़ी और जयपुरी आती है राजस्थानी में, ठीक है ना। तो विकल्प सी की बात की जाए तो यही सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 47 है कि संस्कृत से बिना किसी रूप परिवर्तन के हिंदी में प्रचलित शब्दों को शब्द कहते हैं। कौन सा शब्द कहते हैं, है ना। इस कथन में रिक्त स्थानों की पूर्ति होती, शब्द दिए गए हैं तो उन शब्दों का चयन करना है। विकल्प ए रूढ़, विकल्प बी तत्सम, विकल्प सी तद्भव और विकल्प डी है देशी। तो देखिए ज्यों के त्यों शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं उसे कहते हैं तत्सम, एज इट इज, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगर संस्कृत का कोई शब्द है बिना परिवर्तन के हिंदी ने उसे ले लिया है तो तत्सम शब्द है, ठीक है। प्रश्न संख्या 48 है निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशी भाषा का शब्द है? विकल्प ए कैंची, विकल्प बी मुहावरा, विकल्प सी औरत। देखिए तीनों के तीनों जो शब्द हैं वो विदेशी भाषा के हैं, तो विकल्प डी इज राइट आंसर, उपयुक्त सभी, ठीक है ना। अब देखिए बात करें अगर मोटा मोटा तो कैंची तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है ना। मुहावरा आप देख ही रहे हैं और औरत जो शब्द है ये भी अरबी शब्द है। तो
जो इस प्रश्न संख्या 48 में तीनों के तीनों विकल्प जो हैं विदेशी शब्द हैं। प्रश्न संख्या 49 है, मुगल किस भाषा का शब्द है? दिमाग में रखिएगा। विकल्प ए अरबी, विकल्प बी फारसी, विकल्प सी तुर्की और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो मुगल की बात करें तो मुगल तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है। प्रश्न संख्या 50 है, रेल यात्रा शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? नंबर विकल्प ए संकर, विकल्प बी विदेशी, विकल्प सी देशज, विकल्प डी तत्सम। तो देखिए रेल यात्रा, रेल और यात्रा दो शब्द इसमें मिलकर के एक शब्द बने हैं, तो विकल्प ए यानी कि संकर शब्द है। ठीक है। प्रश्न संख्या 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प ए संज्ञा शब्द लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं, विकल्प बी संज्ञा शब्द आभिकारी होते हैं, विकल्प सी द्रव्यवाचक संज्ञा को पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं और विकल्प डी है संज्ञा शब्दों के 5 भेद हैं। देखिए सभी विकल्प आपको सही दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे विकल्प बी है संज्ञा शब्द आभिकारी होते हैं, ये विकल्प गलत है। संज्ञा शब्द विकारी होते हैं, है ना, इसमें लिंग वचन काल कारक का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 52 है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या है? विकल्प ए विशेष, विकल्प बी विशेषण, विकल्प सी विधेय और विकल्प डी है पर विशेषण। तो देखिए जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है ना, उसे क्या कहते हैं? मोटी मोटी बात है ना। तो देखिए जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाए तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, लेकिन जिस शब्द की विशेषता बताई जाएगी उसे विशेष कहते हैं। जैसे गाय और आगे आ गया काली, तो काली गाय, गाय क्या है यहाँ पर विशेष है और विशेषण क्या है? काला है। ठीक है ना। विधेय में क्या होता है, अगर गाय काली आ जाए, काली जो पीछे हो जाएगा तो ये विशेष हो जाएगा। ठीक है ना। तो जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है ना, वो विशेष होना चाहिए, और जिस शब्द के द्वारा विशेषता बतलाई जाए उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है ना। तो ये प्रश्न थोड़ा सा पूछने का ढंग इनका बहुत सही नहीं है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। विशेष क्या है? जिसकी विशेषता बतलाई जाए। विशेषण क्या है? जिस शब्द से विशेषता बतलाई जाए। विधेय क्या है? अगर कोई विशेषण किसी शब्द के बाद में लगे, जैसे गाय काली, तो काली यहाँ पर विधेय है, और काली गाय अगर हो जाए, काली पहले आ जाए तो विशेष हो जाएगा। पर विशेषण क्या है? विशेषण के ऊपर अगर विशेषण लग जाए उसे पर विशेषण कहते हैं। जैसे गाय काली, तो काली में हो जाए बहुत काली, गाय बहुत काली है, जो बहुत लग गया, काली के पहले विशेषण बहुत विशेषण, बहुत काली, वो क्या है? पर विशेषण है। तो ध्यान में रखिएगा। आई थिंक इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। ठीक है ना, विशेष होना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 53 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग किया गया है? विकल्प ए वह मन से पढ़ता है, विकल्प सी वह चुपचाप से चला गया, विकल्प सी तब की बात कुछ और थी, और विकल्प डी यह पुस्तक उससे कहीं अच्छी है। तो अगर बात करें तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 53 का जो सही विकल्प होगा विकल्प डी, वह चुपचाप से चला गया, एक क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग है। ठीक है। प्रश्न संख्या 54 है, निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इसमें एक शब्द ऐसा है जो स्त्रीलिंग नहीं है। देखिए विकल्प ए आंत स्त्रीलिंग है, बी कसरत स्त्रीलिंग है, विकल्प सी पहिया स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, पहिया पुल्लिंग है, और घास भी स्त्रीलिंग है। तो ध्यान में रख लीजिएगा, प्रश्न संख्या 54 का विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 55 है, निम्नलिखित में पुल्लिंग स्त्रीलिंग में कौन विषम संयोजन है? विकल्प ए पाठक पाठिका, विकल्प बी लेखक लेखिका, विकल्प सी पत्र पत्रिका, और विकल्प डी है चंचल चंचली। तो विकल्प डी सही नहीं है, बल्कि यहाँ पे होना चाहिए था चंचल और चंचला। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 55 का विकल्प डी इज राइट आंसर, ये अशुद्ध है। ठीक है। प्रश्न संख्या 56 है, निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? विकल्प ए प्राण, विकल्प डी तिथि, विकल्प सी रीति, विकल्प डी प्रेम। तो देखिए बात करें 56 का, तो प्राण शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। प्राण, दर्शन, आंसू, बाल, होठ, होश, हस्ताक्षर और अक्षत, ये शब्द ऐसे हैं जो कि सदैव बहुवचन रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इनका एक वचन नहीं होता है। प्रश्न संख्या 57, विभक्ति कारक में कौन विषम है? से कर्ण कारक, विकल्प ए से कर्ण कारक, विकल्प बी से अपादान कारक, विकल्प सी में पर संबंध कारक, और विकल्प डी है को कर्म कारक। तो देखिए विकल्प सी जो है में पर की बात करें तो अधिकरण होता है।
है ना। क्रिया का आधार ही अधिकरण कहलाता है, क्रिया जिसमें हो, ठीक है ना। तो में पर किसका है, ये अधिकरण का है, इसलिए विकल्प सी विषम है। तो प्रश्न संख्या 57 का विकल्प सी इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 58 है, निम्नलिखित में उपेक्षा का विलोम है। विकल्प ए सापेक्ष, विकल्प बी अपेक्षा, विकल्प सी आदर और विकल्प डी है सम्मान। तो देखिए उपेक्षा की बात करें तो उपेक्षा का मतलब होता है ना, किसी को देखना, लेकिन कैसे देखना। अगर तिरस्कार की भावना से देखा जाता है तो उपेक्षा होता है, और सम्मान की भावना से देखा जाता है तो अपेक्षा होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो उपेक्षा का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अपेक्षा, ठीक है। यानी कि विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 59 है, निम्नलिखित में दास का कौन पर्यायवाची नहीं है, यानी कि दास शब्द का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प ए सेवक, विकल्प बी भृत्य, विकल्प सी चाकर और विकल्प डी है प्रतंत्री। तो देखिए बात करें तो सेवक भी पर्यायवाची है, भृत्य भी है, चाकर भी है, लेकिन प्रतंत्री जो होता है वो दास का पर्यायवाची नहीं है। तो विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में कौन सा विषम संयोजन है। विकल्प ए वाद विवाद, विकल्प बी जीवित मृत्यु, विकल्प सी गे अगे और विकल्प डी है सृजन विनाश, है ना। कह रहे कौन इसमें से विषम है। तो विषम की बात जब आप करेंगे तो देखिए जीवित मृत्यु तो आपका है ये है, शब्द विलोम सब, सृजन विनाश है ये है, गे अगे है ही, वाद विवाद यहाँ पर गलत है। वाद विवाद दोनों क्या है, एक दूसरे से सार्थक है, ठीक है ना। तो 60 का विकल्प एज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 61 है, मन चंगा तो कटौती में गंगा कहावत का अर्थ है। विकल्प ए आडंबर ना करना, विकल्प बी है मन शुद्ध है तो कर्मकांड व्यर्थ है, विकल्प सी है भक्ति में विशेष ध्यान देना और कर्मकांड को ना देना, विकल्प डी कर्मकांड को ना मानना। तो देखिए मन चंगा कटौती में गंगा की बात की जाए तो इसका विकल्प बी इज राइट आंसर, कि मन शुद्ध है तो कर्मकांड व्यर्थ है ना। अगर आपका मन शुद्ध है तो कर्मकांड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न संख्या 62 है, लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ है। नंबर 1 परंपरा अनुसार चलना, नंबर विकल्प बी अंधविश्वासी होना, विकल्प सी कोई नया कार्य नहीं करना और विकल्प डी है अत्यंत अनुशासन में रहना। तो लकीर का फकीर का होना का मतलब ही होता है कि परंपरा के अनुसार चलना, जो लकीर या लीक बन गई है उसी लीक पर आप चलना, ठीक है ना। तो परंपरा के अनुसार चलना ही लकीर का फकीर कहलाता है, यानी कि प्रश्न संख्या 62 का विकल्प ए इज राइट आंसर, ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 63, जिसकी कोई इच्छा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। विकल्प ए अनिच्छा, विकल्प बी निस्पृश्य, सी बैरागी, डी सन्यासी। तो जिसकी कोई इच्छा नहीं होगी उसे कह सकते हैं निस्पृह, निस्पृह, यानी कि विकल्प बी इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 64 है, अर्घ और अर्ध शब्दों का अर्थभेद कौन सा है। विकल्प ए आधा और अधूरा, विकल्प बी मूल्य और अर्चना, विकल्प सी है मूल्य और पूजा सामग्री और विकल्प डी है योग और वंदना। तो प्रश्न संख्या 64 का सही विकल्प होगा कि मूल्य और पूजा, है ना। क्या मूल्य और पूजा, अर्घ माने होता है मूल्य और अर्ध माने होता है पूजा सामग्री, ठीक है। प्रश्न संख्या 65 है कि पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं। पर माने दूसरे, पराये, पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं। विकल्प ए घातनी, विकल्प बी परकिया, विकल्प सी है पतिहंता और विकल्प डी है उल्टा। तो इसका प्रश्न संख्या 65 का विकल्प डी इज राइट आंसर। क्या है कि पर पुरुष से या दूसरे पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री को उल्टा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 66 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। विकल्प ए शिक्षकों का जो जत्था मंत्री जी से मिला, विकल्प बी है मुझे 2 किलो मछलियाँ चाहिए, विकल्प सी आदमी में बहुत सी कमजोरियाँ होती हैं और विकल्प डी है उसने मेरे साथ सदैव भलाइयाँ की। तो देखिए मोटी मोटी बात अगर की जाए तो केवल विकल्प सी यहाँ पर शुद्ध है, बाकी सारे के सारे विकल्प अशुद्ध हैं। मंत्री जी का जत्था नहीं होना चाहिए था, शिक्षकों का जत्था नहीं, शिक्षक का संघ होना चाहिए, ठीक है ना। मुझे 2 किलो मछलियाँ नहीं बल्कि 2 किलो मछली चाहिए, है ना। यहाँ पर सदैव भलाइयाँ नहीं भलाई की, ठीक है ना। तो विकल्प 66 का विकल्प सी इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 67 है, विराम चिन्ह की दृष्टि निम्नलिखित में कौन सही है। विकल्प ए आलस्य व्यक्ति को दरिद्र बनाता है, विकल्प बी जो तुम्हें करना है कर लो, विकल्प सी वाह तुमने तो कमाल कर दिया और विकल्प डी तुम्हारा क्या नाम है। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए था, यानी कि इस प्रश्न के अनुसार तो ये प्रश्न ही रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना।
तुम्हारा क्या नाम यहाँ प्रश्नवाचक होना चाहिए और तब जो है विकल्प डी सही होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 68 है कि भारतवासी में तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है। ठीक है ना। विकल्प ए कर्म कारक, विकल्प बी करण कारक, विकल्प सी संबंध कारक और विकल्प डी है संप्रदान। तो देखिए भारतवासी यानी कि भारत का वासी, विकल्प सी इज राइट आंसर यानी कि संबंध कारक। ठीक है। प्रश्न संख्या 69 है कि निम्नलिखित में कौन अव्ययीभाव समास है। विकल्प ए हस्तलिखित, विकल्प बी रातों रात, विकल्प सी पापड़, विकल्प सी पीताम्बर। तो देखिए कह रहे हैं अव्ययीभाव, रातों रात, रात प्रति रात, रात 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 रात। ठीक है ना। ध्यान में रखिएगा, जब कोई शब्द रिपीट हो जाता है, पुनरुक्ति हो जाती है, तो वहाँ पे अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 70, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है। विकल्प ए उज्ज्वल, विकल्प डी उज्ज्वल, विकल्प सी है उज्ज्वल और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उज्ज्वल, विकल्प ए इज राइट आंसर। 70 का ए, छोटा उ, डबल आधा जा व ल, ये सर्वथा है ना शुद्ध होता है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 71 है, दिग्गज में कौन सी संधि है। विकल्प ए एण संधि, विकल्प बी व्यंजन संधि, विकल्प सी गुण संधि और विकल्प डी है दीर्घ संधि। तो दिक धन गज बराबर दिग्गज यानी कि व्यंजन संधि है। तो विकल्प बी इज राइट आंसर। संख्या 72 है, निम्नलिखित में किसमें विसर्ग संधि नहीं है। विकल्प ए निश्चय, विकल्प डी निष्ठुर, विकल्प सी नितांत और विकल्प डी है निश्चल। ठीक है ना। तो देखिए अगर बात करें तो नितांत में क्या है, विसर्ग संधि नहीं है, बाकी सारे है ना सभी में विसर्ग संधि है। प्रश्न संख्या 73 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है। विकल्प ए परीक्षा, विकल्प बी दया, विकल्प सी दवाएं, विकल्प सी ऊषा। तो देखिए ऊषा शब्द अशुद्ध है। ऊषा शब्द सदैव छोटा ऊ के साथ से लिखा जाता है, ऊषा ऊषा। ठीक है ना, बड़ा ऊ नहीं, गलत है। संख्या 74 है, निम्नलिखित में किसका प्रारंभिक नाम जो है श्रीकंठ था। तो दिमाग में रखिएगा, विकल्प ए भवभूत, बी कालिदास, सी भारवी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प ए यानी कि भवभूत जी का जो प्रारंभिक नाम था वो था श्रीकंठ। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 75 है कि दस कुमार चरितम किसकी रचना है। विकल्प ए भारवी, विकल्प बी डांडी, विकल्प सी माघ और विकल्प डी है हर्ष। तो बात करें दस कुमार चरितम और काव्यादर्श, ये दोनों रचनाएं दंडी जी की हैं। भारवी की कीर्तार्जुनियम है, माघ का शिशुपाल वध और श्री हर्ष जी की रचना अगर देखी जाए तो नैषधम चरितम है। इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। थोड़ा सा समय का अभाव है इसलिए थोड़ा सा स्पीड हम अपनी तेज रख रहे हैं। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 76 है, मेघे मेघे माघे गतः वयम किन दो कवियों की प्रशंसा की गई है। ठीक है ना। मेघे माघे गतः, तो विकल्प ए भारवी तथा माघ, भारवी तथा कालिदास विकल्प बी, विकल्प सी कालिदास व माघ और विकल्प डी जयदेव व माघ। तो विकल्प सी राइट आंसर है कि मेघे माघे गतः वयम में कालिदास और माघ का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 77 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है। विकल्प ए कुमार संभव, विकल्प बी मालती माधव, विकल्प सी शिशुपाल वधम और विकल्प डी है कीर्तार्जुनियम। तो बात करें देखिए अगर बृहत्त्रयी में देखा जाए तो किसुन उसमें है, किसुन की सु और ना। ठीक है ना। तो इसमें आपने क्या देखा कि मोटी मोटी बात अगर देखी जाए तो मालती माधव नहीं है इसमें है। ठीक है ना। बाकी ये तीन जो हैं महाकाव्य हैं। ठीक है ना। मालती माधव महाकाव्य नहीं है। ठीक है। प्रश्न संख्या 78 है, माघे संधि त्रयो गुणा उक्ति में किन तीन गुणों की ओर संकेत किया गया है। विकल्प ए उपमा अर्थ गौरव पदलालित, विकल्प बी अर्थ गौरव प्रकृत वर्णन उपमा, विकल्प सी उपमा प्राकृत वर्णन रस व्यंजना और विकल्प डी रस व्यंजना उपमा अर्थ गौरव। तो देखिए मोटी मोटी बात करें तो आप लोग इसको जानते हैं, उपमा अर्थ गौरव और पदलालित ये तीन गुण होते हैं, यानी कि 78 का विकल्प ए इज राइट आंसर। उपमा अर्थ गौरव और पद लालित ये तीनों माघ में थे। प्रश्न संख्या 79 है, निम्नलिखित में कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। विकल्प ए कुमार संभव, विकल्प बी रघुवंश, विकल्प सी उत्तर रामचरितम और विकल्प डी है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो उत्तर रामचरितम है ना कालिदास की रचना नहीं है बल्कि भवभूत जी की रचना है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 80 है, श्री हर्ष किस रचना में तंत्र शास्त्र का वर्णन करते हैं। विकल्प ए छंद प्रशस्त में, विकल्प बी है शिव शक्ति सिद्ध में, विकल्प सी है नव सहस्त्र शस्त्रांक चरित्र में और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो श्री हर्ष जी ने किस रचना में तंत्र शास्त्र का वर्णन किया गया है, तो शिवा शक्ति सिद्धि में है ना। विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 81 है, संस्कृत में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। विकल्प ए 4, विकल्प बी 5, विकल्प सी 2 और विकल्प डी है 3। तो दिमाग में रख लीजिएगा संस्कृत में वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं, तो इसलिए विकल्प डी इज राइट आंसर।
कर्तवाच, कर्मवाच और भाववाच। ठीक है। प्रश्न संख्या 82 है, लिट रकार किस काल का बोधक है? विकल्प ए भविष्यत काल, बी भूतकाल, सी अज्ञार्थक, डी वर्तमान काल। तो देखिए बात अगर करते हैं 82 की तो भविष्यत काल, लिट जो है भविष्यत का, भूत लंग लकार, अज्ञार्थक की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा लोट। ठीक है ना, वर्तमान काल लट लकार। ठीक है। प्रश्न संख्या 83 है, एचो या आवा है सूत्र किस संधि का है? विकल्प ए पूर्व रूप, विकल्प बी यण संधि, विकल्प सी अयादि और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो एच आवा की बात करें तो विकल्प सी इज राइट सन, सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है ना, यानी कि अयाद संधि का सूत्र है। प्रश्न संख्या 84 है, महौषधम में कौन सी संधि है? विकल्प ए दीर्घ, विकल्प बी वृद्धि, विकल्प सी गुण और विकल्प डी है अयादि। तो होगा महाधन औसत बराबर हो जाता है महौषध, यानी कि वृद्धि संधि है। ठीक है ना, 84 का विकल्प बी इज राइट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 85, पौनम का संधि विच्छेद होगा। विकल्प ए पोधन अनम, विकल्प बी पौधन अनम, विकल्प सी पाधन औनम और विकल्प डी है पोधन अनम। तो 85 का विकल्प डी इज राइट आंसर, पोधन अनम बराबर हो जाता है पौनम। प्रश्न संख्या 86 है, गजानन, गजानन है में कौन सा समास है? विकल्प ए तत्पुरुष, विकल्प बी क्रमधारा, विकल्प सी बहुब्री और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो बात करें गजानन है, गज है आन्न एस है अर्थात कौन? गणेश जी। तो विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है ना, 86 का जो सही विकल्प होगा बहुब्री समास। प्रश्न संख्या 87 है, निम्नलिखित में क्रमधारय समास किसमें है? विकल्प ए नीलकमल, विकल्प बी पीताम्बर, विकल्प सी विद्याधनम और विकल्प डी है उपयुक्त सभी। तो विकल्प डी इज राइट आंसर, तीनों के तीनों में कर्मधारय समास है। ठीक है। प्रश्न संख्या 88 है, भानवः किस विभक्ति का वचन, किस विभक्ति और वचन का रूप है, शब्द रूप है? तो आप दिमाग में रखिएगा, विकल्प ए की बात करते हैं प्रथमा बहुवचन, विकल्प बी प्रथमा एक वचन, विकल्प सी द्वितीय बहुवचन और विकल्प डी है तृतीय एक वचन। तो देखिए भानव है, भानु भानव है ना, प्रथमा बहुवचन रूप, विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 89 है, बाणी में कौन सी विभक्ति है? विकल्प ए षष्ठी, विकल्प बी प्रथमा, विकल्प सी चतुर्थी और विकल्प डी है द्वितीय। तो बात करते हैं बाणी की, तो बाणी में बात करते हैं प्रथमा विभक्ति है। प्रश्न संख्या 90 और अंतिम प्रश्न है कि अज्ञार्थक के लिए किस लकार का प्रयोग होता है? विकल्प ए लट लकार, विकल्प बी लिट लकार, विकल्प सी लोट लकार और विकल्प डी है विधिलिंग लकार। तो देखिए मित्रों, अज्ञार्थक की बात जब भी आएगी अज्ञा आदि के अर्थ में तो किसका प्रयोग होगा? लोट लकार का होगा, है ना। विकल्प सी इज राइट आंसर, हमेशा लोट होगा। अगर कोई अज्ञा दे दिया तो लोट के पहुंचो वहां पर, चाहे जैसे पहुंचो। लट लकार वर्तमान काल के लिए, लिट लकार भविष्यत काल के लिए है और विधिलिंग का प्रयोग जो है चाहिए के अर्थ में किया जाए। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुंचा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएं और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से किसी एक नए प्रश्न पत्र के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।